नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है 20 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो आज जो है संपादकीय सेक्शन नहीं रहता है, आप सभी को पता होगा, आज है संडे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिससे आपको अवगत होना चाहिए। पहला हमारी इकोनॉमी को लेकर है, अर्थव्यवस्था को लेकर के, कि सेंटर इम्पोजेज 40% ड्यूटी ऑन ओनियन एक्सपोर्ट। सरकार ने जो प्याज के निर्यात को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो केंद्र ने क्या किया है, 40% का कर लगा दिया है प्याज के निर्यात पर। इससे क्या होगा, प्याज का निर्यात में कमी आएगी और जो मार्केट में प्याज की कीमतों में वृद्धि जो है वो रुक सकेगी। तो इसको लेकर केंद्र ने यानी सेंटर ने, भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया। और खुदरा कीमतों में जो वृद्धि है उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार जो है विभिन्न थोक बाज़ारों में प्याज का स्टॉक भी उतारेगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि एक तरह से ये बेनिफिशियल रहेगा मार्केट में इसके प्राइस को स्टेबल करने में। द लेवी विल रिमेन इन फोर्स टिल दिसंबर 31। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर तक ये शुल्क जो है लागू रहेगा। तो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा कि सेंटर ने जो है हैज ऑक्शन 2 ट्रक लोड्स आज़ादपुर एंड NAFED ऑक्शन 3 ट्रक लोड्स। एनसीपी लीडर आस्क, ये जो है एनसीपी लीडर्स आस्क गवर्नमेंट टू इंश्योर रेम्युनेटिव प्राइसेज फॉर फार्मर्स। अब देखो सरकार ने जो मूव लिया उसके बाद क्या हुआ, जो विपक्ष है ना, यानी नेशनल जो एक तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राखवा बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो उसकी ओर से स्टेटमेंट आया उसकी जो नेता हैं कि सरकार को किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो बस यही एक पॉइंट है कि आवश्यक सब्जियों की जो राष्ट्रीय औसत कीमतें हैं वो पिछले साल की तुलना में कम से कम उसमें 5 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सब को देखते हुए कि जनता पर अधिक भार ना पड़े, सरकार की ये कदम उठा रही है। अगर बात करें अभी राष्ट्रीय औसत कीमत जो है वो 30.72 प्रति किलोग्राम थी। अधिकतर कीमत वो मणिपुर के चंफई में थी जो 63 रुपये प्रति किलोग्राम थी, और न्यूनतम कीमत जो है वो मध्य प्रदेश के 2 जगहों में थी, वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी। तो केंद्रीय राजस्व विभाग जो है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि जो अधिसूचना है ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी शुल्क लगाने की, और 31 दिसंबर 2023 तक ये लगी रहेगी। अब हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज़ पर हम मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी भारत का चिर परिचित पड़ोसी चीन, और भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो किसी से छुपा नहीं है, आए दिन विवाद होते ही रहते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, विद नो ब्रेक थ्रू येट, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो क्या करेंगे, भारत और चीन, इंडिया चाइना कंटिन्यू डायलॉग ऑन LAC इम्बेसी, यानी LAC पर जो गतिरोध है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो गतिरोध है, उस पर संवाद जो है भारत और चीन का जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अभी भी हाल में उस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। जो ऑफिशियल्स की ओर से स्टेटमेंट आया है इसमें, तो ये हुआ है। अभी देखो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, 3 weeks अहेड ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, efforts are on for a breakthrough on the ground in the stalemate at the Depsang Plains and Demchok in eastern Ladakh as part of overall efforts to end the 2020 standoff between India and China। अभी G20 समिट दिल्ली में होने वाला है, तो उससे पहले उससे करीब 3 सप्ताह पहले क्या है, चर्चा जो है दोनों देशों के बीच जारी है कि ज़मीनी स्तर पर जो विवाद है, अगर आप बात करो डेमचौक की बात करो जो पूर्वी लद्दाख में है, या फिर डेप्सांग प्लेन्स की बात करो आप मैदान की, तो उस पर जो शांति बहाल करने के, यथास्थिति बहाल करने के, विशेषकर ये 2020 के तनाव के बाद ये ऐसी अभी तक स्थिति बनी हुई है, वैसी तनाव की दोनों देशों के बीच में। तो भारत और चीन उसको सुलटाना चाहते हैं, भारत भी प्रयासरत है और चीन भी प्रयासरत है। तो भारत और चीन इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास जारी है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ एक तरह से विशेष जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखा गया है। कोई विशेष जो न्यूज़ है कि ये सुलझ गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। इस न्यूज़ में भी चीन समाया हुआ है।
चीन का जो पड़ोसी है, एक तरह से कहें चीन के बगल में ताइवान है। चीन हालांकि उसे पड़ोसी नहीं मानता, चीन उसे अपना ही भाग मानता है ताइवान को। तो चाइना स्टेजेज वॉर गेम्स इन स्टर्न वार्निंग अगेंस्ट ताइवान ऑफिसर्स टू विजिट टू यूएस। अब देखो ताइवान के जो ऑफिशियल्स हैं वो अमेरिका पहुंचे, अमेरिका की यात्रा की ताइवान के पदाधिकारियों ने। उसको लेकर चीन ने क्या किया, ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास यानी एक तरह से ताइवान को इनडायरेक्ट चेतावनी दी। अब विशेषकर जानते हैं आप कि अमेरिका और चीन में बनती नहीं, और विशेषकर जो ताइवान से जो कोई अगर अमेरिका जाता है तो चीन को ये बात नागवार गुजरती है। तो चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया। अब ताइवान के उपराष्ट्रपति जो हैं विलियम लाई हैं, जो अगले साल ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में उतरेंगे, सबसे आगे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस साइड लेफ्ट साइड में, चाइना हेल्ड एयर एंड सी ड्रिल्स अराउंड ताइवान ऑन सैटरडे, यानी कि वायु और समुद्री अभ्यास किया, और जो एक तरह से चेतावनी के तौर पे लिया जाए। विलियम लाई हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और जो अगले साल होने वाले हैं इलेक्शन, उसमें सबसे आगे हैं ये राष्ट्रपति पद को लेकर के। तो उनकी यात्रा हुई थी अमेरिका की। तो एक तरह से उसके बाद से क्या हुआ है, चीन को ये बात नागवार गुजरी, और चीन ने एक वहाँ पर जो है युद्धाभ्यास किया। तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोई बहाना लेकर ऐसे समय में सैन्य युद्धाभ्यास करना ताइवान की खाड़ी की शांति और स्थिरता को मेंटेन करने में मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीन की सैन्य मानसिकता को सामने ला रहा है। और ताइवान ने चीन के जो सैन्य अभ्यास हैं उसकी कड़ी आलोचना की है। कहा ये बेतुकी और भड़काने वाली कार्रवाई है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि चीन जो है बार बार कहता है कि ताइवान हमारा अंग है, लेकिन ताइवान जो है इसको सिरे से नकारता है। ताइवान का कहना है कि ताइवान का अपना संविधान है। अभी पूरा विवाद अभी मैंने बताया आपको कि चीन के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो वहाँ गए थे, तो उसको लेकर हुआ है। और जहाँ तक चीन है वो क्या दुनिया के दूसरों देशों को भी मना करता है कि आप ताइवान के साथ रिलेशन नहीं रखो, संबंध नहीं रखो। ताइवान अपने आप को आज़ाद देश कहता है, उसका अपना संविधान है, वहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। चीन इसे कहता है कि ताइवान हमारा ही भाग है। चीन ने जो अभ्यास किया था उसमें युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान तक शामिल हुए थे। और ये जो है ताइवान के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो अगले साल इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पराग्वे के दौरे से लौट रहे थे। लौटते वक्त वो अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में उनका स्टे था। और जहाँ तक अभी मैंने बताया आपको कि ताइवान के संबंध ना बहुत कम देशों के साथ हैं। चीन इसको लेकर दबाव देता रहता है देशों पर कि आप ताइवान के साथ संबंध नहीं रखोगे। तो बस कुछ ऐसे ही देशों में से पैराग्वे एक देश है जिसके साथ ताइवान के संबंध हैं। तो वहाँ उनकी यात्रा थी ताइवान के उपराष्ट्रपति की, और वो लौट रहे थे तो अमेरिका की विजिट थी। इससे चीन बौखला गया और इस प्रकार की एक तरह से इनडायरेक्ट चेतावनी के तौर पर युद्धाभ्यास उसके बगल में, ताइवान के बगल में किया। तो ताइवान और चीन के विवाद जो है, बीच जो विवाद है वो कोई नया नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। चीन की तरफ से स्टेटमेंट आते रहते हैं, ताइवान की तरफ से आते रहते हैं, अमेरिका भी इसमें कूदता रहा है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि वार्मिंग इंड्यूस्ड ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोवेल इकोसिस्टम्स। अब यह है कि आप सभी को पता होगा गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही है तो ग्लेशियर बहुत बड़ी मात्रा में पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर का पिघलना यानी कि ख़त्म होना एक तरह से समस्या का कारण हमारे लिए है। तो उसी को लेकर कहा गया है कि एक नया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकता है। ग्लेशियर इस हिसाब से पिघलते रहेंगे तो बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। नेचर में एक प्रकाशित एक अध्ययन है, अभी प्रकाशित तो है, नेचर एक पत्रिका है, उसमें कहा गया कि जिस प्रकार से उत्सर्जन हो रहा है, मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं और उस सबसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस सदी के अंत तक जो है अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ़ जो है, बर्फ़ के चादर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये आधे हो सकते हैं और इसके पारिस्थितिक और सामाजिक परिणाम बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नए एक तरह से जो खाली जगह जो होगा उसको भरने के लिए नया पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, और वो किस प्रकार का होगा ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, लेकिन बदलाव तो देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कहा गया है कि जो उच्च उत्सर्जन जो परिदृश्य है जिसमें बहुत तेज़ी से उत्सर्जन हो रहा है, जैसे कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है 2075 तक लगभग तिगुना हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। उसके तरफ देखो कि 2020 में जो ग्लेशियर थे उसका लगभग आधा हिस्सा 2100 तक मतलब 2100 तक नष्ट हो सकता है। जैसे कभी क्या है
2023 है ना, मतलब 75 सालों में 78 सालों में जो है आधा हिस्सा ग्लेशियर का नष्ट हो जाएगा, जो कि 2020 तक जितने थे। तो अगर नहीं लगाया जा सकता, अंकुश नहीं लगाया जाएगा इस पर, जिस प्रकार से उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो बड़ी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वाटर लेवल बढ़ेगा, बर्फ़ की चादरें कम होगी, तो समुद्री स्तर बढ़ेगा और इसके परिणाम जो है अनचाहे परिणाम होंगे, अपेक्षित परिणाम नहीं होंगे, बिल्कुल नकारात्मक परिणाम ही होंगे, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जो है अंधाधुंध छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि किसी प्रकार से हमारे हित में नहीं है। हम नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं अब। एक न्यूज है, फार्म मशीनरी सेक्टर में टच 15,000 करोड़ इन FY26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 की बात की गई है कि फार्म मशीनरी सेक्टर जो है वो 15,000 करोड़ का जो आंकड़ा है छू सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रैक्टर मार्केट इन द वर्ल्ड, हैविंग क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ 1 मिलियन विद अ CAGR ऑफ अबाउट 6% ओवर द लास्ट 78 ईयर्स। कि देखो, फार्म मशीनरी यानी किसान संबंधित खेतों में, भारत में कृषि क्या है, एक प्रमुख एक तरह से व्यवस्था है। किसान खेती में, बहुत बड़ी आबादी खेती में संलग्न होती है भारत की। तो यहाँ किसानों के संबंधित उपकरण जो हैं, खेती से संबंधित उपकरण जो हैं बहुतायत में बनते हैं। तो भारत जो है सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्केट है दुनिया में, ठीक है, जिसमें कि एक तरह से इसने 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है, मील का पत्थर, यानी 10 लाख का। वो भी CAGR जिसका 6% है ओवर 7 to 8 ईयर्स, 7 से 8 वर्षों में। तो उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, हमारे कृषि के लिए, अगर कृषि में उपकरण अगर ज़्यादा बहुतायत में मिलेंगे तो किसानों को खेती में, कृषि में आसानी मिलती है। तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया है, हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है। तो उसको लेकर यहाँ चर्चा की गई है कि फार्म मैकेनाइजेशन जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एग्रीकल्चर आप अच्छा करना चाहते हो। अब वैसे बैल नहीं मिलते, अब बैलों की कमी हो गई है। तो अगर आप चाहते हो एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल हो, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, हम बड़े लोगों की नीड को पूरा कर सकें, तो ट्रैक्टर ना बहुत ही आसान चीज़ है। खेतों में हल जोतना हो, मिनटों में खेत जुत जाते हैं। और उसी खेत को जोतने के लिए दिन भर 2 बैल लगे रहते थे, है ना, एक जो है किसान जो खेत जोतने वाला लगा रहता था। अब ट्रैक्टर से वो काम जो है 5 से 10 मिनट में संपन्न हो जाया करता है, या कहें 15 मिनट में हो जाया करता है। तो जो है ज़्यादा एरिया को कवर करता है, टाइम भी बचत होती है, और एक सस्टेनेबल जो है एग्रीकल्चर वो देखने को मिलता है, लागत भी कम पड़ती है। तो इस हिसाब से क्या है, फार्म मशीनरी सेक्टर का बढ़ना भारतीय किसानों के लिए बेहतर है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। और जिस प्रकार से हम चावल और गेहूँ आदि फसलों आदि जो अन्नों का निर्यात करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्टर की छवि जो है, हमारी स्थिति जो है वर्ल्ड मार्केट में मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमने चर्चा किया कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर के। तो फिर मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।